हाय, दिस इज़ मोहम्मद रवेश और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाटरगेट स्कैंडल और रिचर्ड निक्सन केस इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएसए। ये टाइम है जी 1972 का और इस टाइम में यूएसए में इलेक्शंस होने थे और रिचर्ड निक्सन जो थे उस वक्त के इनकम्बेंट यानी कि प्रेजेंट सदर थे और वो चाहते थे कि वो री इलेक्ट हों सेकेंड टर्म के लिए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। लेकिन उसे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी नज़र आ रही थी कि वो एक टफ टाइम जो है वो फेस करने वाले थे डेमोक्रेट से। तो उन्होंने क्या किया कि डेमोक्रेट्स का एक हेड क्वार्टर था वाटर गेट में, जिसकी वजह से इसे वाटर गेट स्कैंडल कहा जाता है। उस हेड क्वार्टर को इसने क्या किया था, ब्रेक करवाया था, उस पर हमला हुआ था। और वहाँ से क्या हुआ था कि कुछ डेमोक्रेट्स जो थे उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, उनको इन्होंने क्या किया था, स्टोल करवाया था। और जो उनसी उनके ऑफिस के फ़ोन कॉल्स थी उनको क्या किया था, बग किया था, यानी कि हैक कर लिया था। इससे जो है उसे पता चला था कि डेमोक्रेट्स की पॉलिसी या कैंपेन किस तरह से होने वाली है, जिससे रिचर्ड निक्सन जो है वो आउट ऑफ द गेम जा सकते हैं और वो लूज़ कर सकते हैं और डेमोक्रेट्स जो हैं वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। तो होता क्या है कि अगस्त 1972 में अब वो बगिंग हो गई फ़ोन ऑफिस कॉल्स की, और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो थे वो भी क्या हुआ था वहाँ पे, उन्होंने चुरा लिए हुए थे। तो अगस्त 1972 में उसने कहा था कि मैं कसम खाता हूँ, ही स्वोर्ड हिज स्टाफ वाज नॉट इन्वॉल्व इन ब्रेकेज, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंकशाफ हुए थे कि जो उनसे वाटर गेट की ब्रेकेज हुई है, हेडक्वार्टर जो वहाँ पे था, तो इसके पीछे जो है डेमोक्रेट्स के जो अपोनेंट्स हैं उनका हाथ है। तो इन्होंने अगस्त 1972 में कहा था कि नहीं, मेरा स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था ही नहीं। तो जी होता क्या है, आता है फिर आपके 1972। तो इस मंथ में वहाँ पे होते हैं इलेक्शंस, और जो वोटर्स थे उन्होंने इनका यकीन कर लिया था कि हमारे जो रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट हैं वो झूठ नहीं बोल रहे, अगर वो इन्वॉल्व नहीं हैं तो डेट इज़ सेट। और वो जो है उस वक्त री इलेक्टेड हुए थे और वो इलेक्शंस को वन कर गए थे। लेकिन soon it was realized that he was not truthful, as he gave hundreds of thousands of dollars to the burglars in hush money. ओके, तो सून जल्दी ये पता चल गया कि जो रिचर्ड निक्सन थे वो इस मामले में अनेस्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंकशाफ हुआ था कि उन्होंने लाखों डॉलर्स जो थे, जो वहाँ पे वाटर गेट की ब्रेकेज करने गए थे बुर्गलर्स, जो वहाँ पे थीव्स थे, उनको इसने दिए थे। अच्छा, तो आगे क्या आता है फिर, फेब 1973 आ जाती है। 72 नवंबर वो जीत गए, इलेक्शन हो गए, वन कर गए। अब 73 आता है। यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन चलती हैं और सेनेट की कमेटी बनती है और उसमें डिसाइड किया जाता है कि उसकी कैंपेन जो थी उसको क्या किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि किस तरह से रिचर्ड निक्सन ने अपनी कैंपेन चलाई थी, जिस वजह से वो इलेक्शंस को वन कर गए थे और वो सदर बने थे। तो आगे फिर होता है क्या, तो इसमें जो है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन होनी थी, तो पहले तो उन्होंने जो है क्या किया था, डिनाई कर दिया था कि मैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मेरी कैंपेन की, मैं जो है उस पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा उसकी। लेकिन कुछ जो है ना पब्लिक प्रेशर था वहाँ पे वो बहुत माउंट हुआ कि इन्फॉर्मेशन दी जाए, आपने किस तरह से कैंपेन जो है वो अपनी कैरी ऑन की थी। तो इन्होंने फिर थोड़ी सी इजाज़त दी थी अपने एडीज़ को कि वो सेनेट कमेटी के साथ कोऑपरेट करें। लेकिन जो मकसद था वो एक्सेस थी इन्फॉर्मेशन तक, और उसने जो है क्या किया था, उसने कहा था कि जो उनसे प्राइवेट पेपर्स थे उन पे मैंने एक्सेस नहीं देनी, और जो ऑडियो टेप्स थी जो उसने अपने पास रखी हुई थी, जो फ़ोन पे बातें हुई थी ब्रुगलर्स के साथ कि किस तरह से जाना है, किस तरह से ब्रेकेज करनी है एंड सो ऑन, तो ये वाली टैब्स और प्राइवेट पेपर्स जो थे जिस पे उसकी सीक्रेट कंपेन थी वो इसने डिनाई किया कि मैं नहीं देने वाला। होता क्या है, उसके जो एक फार्मर कौंसल थे, जॉन डिन थ्री, ठीक है, जॉन डिन थ्री, उससे जो है थोड़ी बहुत टेस्टिमनी ली गई, उससे शहादत ली गई और वो टेस्टिफाइड किया उसने कि प्रेसिडेंट जो थे वो इन्वॉल्व थे। एक डीन जो है वो बता रहा है। तो अब यहाँ से जो है वो वाला केस, वो वाली इन्वेस्टिगेशन वो कुछ स्ट्रांग हो जाती है। फिर जो थी वो कमेटी, सेनेट की कमेटी बनी थी ना फेब 1973 में, उसने कहा था कि अब तो एक शहादत भी आ गई आपके खिलाफ, तो आप जो है टेप्स वो जो है वो रिलीज़ करें, ऑडियो टेप्स। लेकिन बट स्टिल सदर डिनाइड, लेकिन सदर ने अब भी जो है क्या किया था, डिनाई कर दिया था कि मैं टेप्स देने वाला बिल्कुल ही नहीं हूँ। तो होता है क्या आगे,
फिर जो है सेनेट ने जो है उसने क्या किया था, सेनेट ने सबीना जो है वो फाइल कर दिया था। ये एक किस्म की रिट है, ठीक हो गया, एक किस्म की एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में जो है वो दर्ज की जाती है कि कोई किसी के भी खिलाफ कोई केस है वो हमारे साथ कोऑपरेट करे या उसके खिलाफ मजीद जो है वो एक्शंस लिए जाएं। लेकिन बट ही स्टिल रिफ्यूज्ड, लेकिन इस सबीना के बावजूद भी उसने रिफ्यूज़ किया और रेफरेंस दिया कि मेरे पास एग्जेक्टिव प्रिविलेज है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी मुझसे कोई चीज़ डिमांड नहीं कर सकती क्योंकि मैं सदर हूँ और ये मेरा आईनी हक है, मैं इसे यूज़ करूँगा और जो उन सी चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो एज सच चलेंगी इधर। ठीक, तो आगे क्या होता है, जुलाई 1973 यही चल रहा है ना, जुलाई का मंथ आता है, फेब से हम स्टार्ट हुए थे सेनेट कमेटी से। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप जो है ना टैप्स रिलीज़ करें, ठीक हो गया। और जौन सी थी ना उधर हाउस जुडिशरी कमेटी, उन्होंने जो है वोट किया था कि सदर को क्या है इम्पीच किया जाए, ठीक हो गया। दो चीज़ें, एक जुलाई में क्या है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि टैप्स रिलीज़ करो, दूसरा हाउस जुडिशरी कमेटी जो थी उन्होंने वोटिंग की थी कि सदर की इम्पीचमेंट की जाए। फिर जी, लेकिन सदर साहब नहीं मान रहे, उन्होंने किसी किस्म की कोऑपरेशन नहीं की, ना ही टैप्स को रिलीज़ किया, ना ही प्राइवेट पेपर्स जो थे वो शो किए। अक्टूबर 1973 आता है, इसे हम कहते हैं सैटरडे नाइट मैसेकर, यानी कि इस रात क्या होता है। निक्सन जो थे उनके पास एग्जेक्टिव प्रिविलेज तो थी ना, उन्होंने क्या किया था, आर्कीबेल्ड कॉक्स थे, चीफ प्रोसिक्यूटर थे, ठीक हो गया, जो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसे उन्होंने कर दिया फायर, यानी कि नौकरी से भगा दिया, ठीक हो गया, क्योंकि वो टेप्स का मांग रहा था कि आप जो है टेप्स दें, लेकिन सदर साहब ने उसे फायर कर दिया, यानी कि नौकरी से निकाल दिया। ठीक, और बाकी भी कुछ लोग थे जो उनसे सदर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, यानी कि सदर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस में जो है वो इन्वॉल्व थे, सदर ने उनको भी टर्मिनेट कर दिया। यानी कि यहाँ पे एक तो आर्कीबेल्ड कॉक्स गए, बाकी भी जितने लोग थे उनको भी टर्मिनेट कर दिया निक्सन साहब ने। इसके नतीजा में क्या होता है कि जस्टिस डिपार्टमेंट के बाकी भी काफ़ी सारे लोग होते हैं वो भी रिज़ाइन दे देते हैं, यानी कि इस रात जितना भी जस्टिस डिपार्टमेंट था उस सब ने रिज़ाइन कर दिया था, यानी कि इस तरह का एक मज़ेकर था जिसे हम सैटरडे नाइट मज़ेकर कहते हैं, ठीक हो गया। आगे क्या होता है, निक्सन जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की थी कि मेरे पास एग्जेक्टिव प्रिविलेज है और सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि अब आप आर्टिकल 1, 2 और 3 को देखें तो उसका रेफरेंस उसने दिया था कि सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि मेरे पास पावर है कि मैं टेप्स को रिलीज़ करूँ ना करूँ और मैं प्राइवेट पेपर्स जो हैं वो रिवील करूँ ना करूँ, क्योंकि ये एक सेपरेशन ऑफ पावर है, मेरे पास ये ऐनी हक है कि ना ही मुझसे सुप्रीम कोर्ट ना ही सेनेट ये डिमांड कर सकती है। सेनेट क्या है, हमारे पास लेजिस्लेचर है, और सुप्रीम कोर्ट क्या है, जुडिशरी है, और जो सदर साहब है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव। तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कि एग्जीक्यूटिव अलहदा है, जुडिशरी अलहदा है और लेजिस्लेचर अलहदा है, वो अपने अलहदा-अलहदा काम करते हैं। निक्सन ने ये अपील दायर की थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि सेनेट जो है वो मुझे कंपेल करे या सुप्रीम कोर्ट कंपेल करे कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ करूँ। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट आती है यहाँ पे अपना रिव्यू लेकर, जिस तरह से हमने मरबरी मेडिसिन केस में देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इंटरप्रेट किया था लॉ को, और जो 1789 का एक्ट था उसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। तो अब वही सुप्रीम कोर्ट कहती है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू डिसाइड व्हाट द लॉ इज़। ठीक, ये वो कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि हम बताएं कि लॉ क्या है, क्योंकि हमने इंटरप्रिटेशन करनी है लॉ की। तो सदर साहब ये आप नहीं कह सकते कि एग्जेक्टिव प्रिविलेज है, सेपरेशन ऑफ पावर है, दैट इज़ नॉट द केस। और ये इसने रेफरेंस कहाँ से लिया था, कोर्ट फ्रॉम मरबरी वर्सेस मेडिसन केस। तो इसके बाद वो कहते हैं सो द यूज़ ऑफ एग्जेक्टिव प्रिविलेज कुड नॉट बी एक्साइड अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल ओपोनेंट। ओके, तो उन्होंने कहा था कि आप कहते हैं कि ये एक एग्जेक्टिव प्रिविलेज है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि आप इसे किसी ओपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करते रहें और आपसे कोई पूछे ही ना, क्योंकि आप जो सी चीज़ का रेफ़र कर रहे हैं वो हमारा काम है कि हम बताएं कि किस तरह का आइन जो है वो प्रोसीडिंग्स की इजाज़त देता है। ओके, फिर अर्ली 1974 आ जाता है। ठीक, 72 से स्टार्ट है, 73 में जो है वो सीनेट कमेटी बैठती है, जुलाई आता है, अक्टूबर आता है, सैटरडे नाइट में देकर अब अर्ली 1974 यानी कि जैन और फेब के दिन है। जो निक्सन है उसके 7 एडीज़ जो हैं वो उनके खिलाफ मुकदमा आ जाता है, वो इंडाइटेड हो जाते हैं, ठीक हो गया। ये एक स्टार्ट हो रही है निक्सन के इम्पीच होने की या उसका ऑफिस छोड़ने की। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे यानी कि सेनेट जो है उन्होंने कहा था कि उसकी इम्पीचमेंट की जाए सदर की, क्योंकि उसने जो है क्या किया था, फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, ठीक हो गया, जौन सा इंसाफ का रास्ता है उसने क्या रोड़े अटकाए हैं, वो सदर के बारे में कह रहे हैं, उसकी क्या की जाए, इम्पीचमेंट की जाए, ठीक हो गया। और दूसरा वो कहते हैं कि इन्होंने पावर को एब्यूज़ किया है
और दूसरा क्रिमिनल कवर अप किया है, यानी कि जौन से इसने क्रिमिनल केसेस इसके खिलाफ थे उन पे एक कवर डालने की कोशिश की है। 3 चीज़ें इन्होंने कही हैं किसने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने। फिर जो आ जाता है अगस्त 1974, उसने जो है रिज़ाइन किया। उसे पता चल गया था कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है, अब मैं पकड़ा जाऊंगा इस केस से और इम्पीचमेंट होगी और फिर आइन के मुताबिक मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी और रिज़ल्ट बुरे होंगे। तो अपनी तरफ से उन्होंने रिज़ाइन किया था। और ये था कब, जब उसने अपनी टेप रिलीज़ कर दी थी 3 दिन बाद, यानी कि टेप रिलीज़ के 3 दिन बाद उन्होंने रिज़ाइन किया था, क्योंकि अब आवाम को पता चल चुका हुआ था कि प्रेसिडेंट जो थे वो अनेस्ट नहीं थे। उन्होंने जो है ये सारे का सारा ड्रामा रचाया हुआ था। तो इस तरह से वो रिज़ाइन कर देते हैं। फिर जो है आते हैं उनके वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर वो जो है ना उसे एक अपनी पार्डन दे देते हैं। तो इस तरह से ये केस चलता है। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे एंड वी विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।